नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। गुजरात के अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ और 241 लोगों की मौत हो गई, जो बहुत बेहद दुखद दुर्घटना का गवाह गुजरात को और पूरे देश को बनना पड़ा। जो तस्वीरें सामने आई वो सभी को विचलित कर दे, उस तरीके की तस्वीरें थी। और प्लेन में सवार 242 में से 241 लोग मारे गए। एक व्यक्ति इतना खुशनसीब था कि मौत को चकमा देकर बच निकला। लेकिन जो 241 लोग मारे गए उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। विजय रूपाणी की सरकार को हमने बखूबी देखा, समझा और जाना है। गुजरात के विकास को हमेशा ही तवज्जो देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अब नहीं रहे। बेहद दुखद और भीषण विमान हादसे में उनकी मौत हो गई और अब सिर्फ उनकी यादें और उनका हंसता हुआ चेहरा हमारे सामने रह गया है। आज उन पर ही बात होगी, किस तरीके के वो मुख्यमंत्री थे, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा और किस तरह के निर्णय गुजरात के हित में उन्होंने लिए। और बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं और वो है डॉक्टर जयनारायण व्यास। सर, स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। डॉक्टर जयनारायण व्यास को गुजरात बखूबी जानता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और बहुत सारे विभागों में अलग अलग उनकी भूमिका रही है। गुजरात के हित में हमेशा ही काम करते रहे हैं। सर, गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को इस हादसे में हमने गंवा दिया। सबसे पहले ये जो हादसा हुआ है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? बेहद ही दुखद घटना का गवाह गुजरात को और पूरे देश को बनना पड़ा। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दिल को हिला देने वाली घटना है। कल ये हादसा हुआ, अभी तक हम उसके आघात से बाहर नहीं निकले हैं। पूरे देश के लिए ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है ही, गुजरात के लिए कुछ विशेष है। गुजरात के लिए ये जो दुर्घटना है काफी दुखद रही। और सर, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी जी, उनको हमने गंवा दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विजय भाई से मेरा काफी निकटतम परिचय रहा। रंगून से उनका परिवार शिफ्ट हुआ, राजकोट में सेटल हुए। संघ के विचारों से प्रेरित विद्यार्थी काल से वो विद्यार्थी प्रवृत्ति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालीन कार्यकर की हैसियत से दोनों पति पत्नी जुड़े हुए थे। और एक कुशल संगठन की हैसियत से उनके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो सौराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने में और बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उसमें भी उनका काफी योगदान रहा। राज्यसभा के सदस्य रहे और राज्यसभा के सदस्य मिटने के बाद वो विधानसभा में चुनकर आए और पहले ही टर्म में पहले प्रदेश प्रमुख बने और उसके बाद वो मंत्रिमंडल में उनको स्थान दिया गया। मंत्रिमंडल में कुछ देर काम करने के बाद जब चेंज ऑफ गार्ड्स की बात आई तो हाईकमांड ने उन्हें गुजरात के मंत्रिमंडल के मुखिया बनने के लिए पसंद किया और वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अत्यंत सौहार्दपूर्ण व्यक्तित्व और चीजों को नाप तोल के देखने की उनकी जो खासियत थी, और मैंने उनको अक्सर किसी जटिल समस्या के समय भी आपे से बाहर होता नहीं देखा। एक कंपोज्ड वे ऑफ थिंकिंग और परिस्थिति को नपे तुले माप से अपने पूर्वग्रहों को शक्यतः उतना उससे अलग होकर देखने की उनकी जो क्षमता थी वो काबिल तारीफ थी। और इसी की वजह से एक तरह से कहा जाए तो विजय भाई अजात शत्रु बने रहे जी। उन्होंने किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं मोल ली कि वो एक एक्सट्रीम छोर पे खड़े हो और कई उनके सामने निशाने तक के खड़े हो, ऐसी कोई पर्सनालिटी विजय भाई नहीं थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्टी पक्ष की जो शिस्त है उनके वो चुस्त सैनिक थे और उन्हें जब मुख्यमंत्री पद पे रखा गया
तो भी पार्टी के शिस्तबद्ध सैनिक की हैसियत से काम किया, पक्ष को केंद्र में रख के काम किया। और जब उन्हें जाने की बारी आई तब कई लोग सोचते थे कि इनको पसंद नहीं आएगा, ये होगा वो होगा। कतई ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह अपनी जो गद्दी थी वो आने वाले मुख्यमंत्री के लिए खाली कर दी और एक ही बात कहते रहे कि मैं तो पक्ष का कार्यकर हूँ और एक सामान्य कार्यकर को जो भी काम दे, पक्ष ने मुझे काफी बड़ी जिम्मेवारियां दी है। राज्यसभा का सदस्य बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया और मुख्यमंत्री भी बनाया। इतनी सारी जिम्मेवारी के लिए पार्टी ने मुझे जब कमान सौंपी तब पार्टी ने मेरी जो कार्यकर की हैसियत से क्षमता है उसकी कदर की है। तो अब पार्टी चाहती है कि किसी और को स्टेट की मंत्रिमंडल का मुखिया बनना चाहिए। तो जो भी पार्टी मुझे काम देगी वो मैं करता रहूंगा और वो करते रहे। अंत में जब आप अभी भी वो पंजाब जैसे राज्य के प्रभारी थे और एक चैलेंज थी क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का उतना खासा कोई कद नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे राज्य में जाके प्रभारी बनके वहाँ इसकी जड़ें मजबूत करना कोई आसान काम नहीं है। वो टैक्ट भी मांगता है और अग्रेशन और प्लानिंग भी मांगता है। तो विजय भाई में सब चीजें थी और मेरे तो करीब एक दायका से ज्यादा परिचित रहे, मित्र रहे और मैं काफी उनका जो लॉस है मिस करता हूँ। उन्हें अफसोस जताता हूँ कि आज वो नहीं रहे। मेरी जो हादसे में जो भी लोग पैरिश हुए, मारे गए, सबके परिवारों की और मैं मेरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और अंजलि बेन रूपानी को भी मेरी संवेदना, उनकी पुत्री और पुत्र की और भी मेरी संवेदना है। जी, एक बहुत नायाब हीरा गुजरात ने खो दिया। सर, आपने उनके मुख्यमंत्री बनने की बात कही। उन्हें जब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तब गुजरात की सियासत थोड़ी बदलने वाली थी। किस मकसद के साथ उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया? आप गुजरात सरकार के बहुत करीब रहे हैं और सारी करीबी चीजों को, मामलों को आप अच्छी तरह जानते हैं। किन मकसद के साथ उन्हें बनाया गया और कितने खरे उतरे थे अपने कार्यकाल में विजय रूपाणी जी? देखिए, एक ऐसे समय पे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया जबकि चेंज ऑफ गार्ड्स जो आना था वो एक बड़ी कम्युनिटी को प्रभावित करने वाला साबित हो सकता था और पार्टी के लिए एक बड़ा रिस्क यानी जोखिम साबित हो सकता था। ऐसे समय पे मैं मानता हूं कि इनका जो सरल व्यक्तित्व और सबसे मिलजुल के काम करने की जो पद्धति थी, ये सब गुणों को और कुशल संगठन की हैसियत से पार्टी के प्रमुख भी रहे, उसके पहले मुखिया भी रहे संगठन के। तो एक संगठन के बारे में भी इनकी वो कुशल संगठक थे। मैं मानता हूं कि विजय भाई मुख्यमंत्री बने वो पार्टी का निर्णय था और वो निर्णय उन्होंने बखूबी निभाया। मगर बेसिकली उनके जहन में जो था ये एक कुशल संगठन में होने चाहिए, वो सब गुण उनमें थे। किसी से द्वेष नहीं रखना, सबसे हिलमिल के काम करना, किसी को जो तवज्जो देनी चाहिए देना, मृदुभाषी, हो सके तब तक किसी से भी कटुभाषी बनकर पेश नहीं आना और मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी जमीन से ऊपर नहीं उठ जाना कि कोई उन्हें मिल न सके या बात न कर सके या बात करे तो कैसे करे, इस तरह का प्रश्न हो। विजय भाई थे, एक सरल व्यक्तित्व थे और एक सरल व्यक्तित्व की तरह ही उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल निभाया और कार्यकरों में भी उनके प्रति एक स्नेह था और मैं मानता हूं कि विजय भाई जो विश्वास पार्टी ने उन पे रखा था वो विश्वास को निभाने में वो खरे उतरे।
जी, बेहद दुखद घटना जी। ये लगी जब ये पता चला कि इतने सारे लोग मारे गए हैं और साथ ही उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। सर आपने उनके साथ काफ़ी वक़्त गुज़ारा, कोई ख़ास बात उनकी, कोई ख़ास उनके साथ बिताया हुआ कोई पल आपको अगर इस मौके पर याद आ रहा हो? देखिए, मैं मेरी ज़िंदगी से ही वो उदाहरण दूँगा, जी, क्योंकि हियर से किसी का बताने में कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिस्टॉर्शंस घुस जी, जाते हैं। जी। मेरी बेटी जो है, हुँ, वो सोशल इन्फ्लुएंसर है। जी। मैं तब पार्टी छोड़ चुका था हुँ, और वो राज्य सरकार के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उस उनके लिए एक प्रमोशनल प्रोग्राम में हुँ, उनको कुछ काम देने की प्रस्तावना हुई थी। जी। तो जो लोग थे फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी सरकारी जो हुक्मरान होते हैं, हुँ, वो अपनी चमड़ी पहले बचाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आपको आपके संज्ञान पे रखना हम ज़रूरी समझते हैं जी। कि सपना व्यास, जयनारायण व्यास की बेटी है। हुँ, हुँ, तो इनको ये काम इनको देते हैं हम, हुँ, हुँ, ऑन मेरिट। तो उनका शीघ्रतम जवाब था कि उनकी नहीं, मेरी भी बेटी है। जी। हो सके तो और भी काम दो उन्हें। हुँ, 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 ये जो विशालता है और मानवीय अंश उनके स्वभाव में जो थे, हुँ, बहुत कम देखे गए हैं। जी। मुझे तो अक्सर अनुभव होता है लोगों का कि पार्टी बदल के बाहर आप निकले यानी आप दुश्मन हो इस तरह से जी, ट्रीट करते हैं। जी, जी। मगर ये एक ऐसा अनुभव हुआ जिसकी वजह से मेरी आँखें नम हो जाती है हुँ, कि सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक इंसान की इंसानियत की हैसियत से उन्होंने निर्णय लिया, ना फ़ेवर ना कोई फ़ियर जी, और मैं हमारी बेटी को काम मिला। तो उसमें हमारा तो कोई योगदान नहीं था, अगर मेरा योगदान था तो नेगेटिव था। जी। और कोई मुख्यमंत्री होता तो शायद उसी समय पे वो काम पे मुहर लगने के बदले कैंसलेशन का ठप्पा लग जाता। जी, जी, तो ये विजय भाई थे। जी, तो एक ये मेरा महा खुद का अनुभव है इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि जी, कोई बढ़ा-चढ़ा के बात करने की या कहा-सुनी से उनके उदाहरण ले मैं देखे कई मैंने उनके साथ नज़दीकी से काम करते जी, पार्टी प्रेसिडेंट की हैसियत से भी उनको देखे, हुँ, मुख्यमंत्री की हैसियत से भी देखे। जी, मगर उनमें जो ये मानवीय संवेदना का तत्व जीवित था हुँ, मैं मानता हूँ कि बहुत रेयर क्वालिटी है और विजय भाई वो उस क्वालिटी की वजह से अपनी पर्सनालिटी और अपने व्यक्तित्व के धनी थे। ये मैं समझता हूँ और इसी की वजह से हुँ, कई लोगों के ओर से उन्हें प्यार मिला। हालाँकि कोई कौम की दृष्टि से जैन बड़ी कौम कम्युनिटी नहीं है, जी, मगर फिर भी वो सबके चहेते बने हुँ, और उसी समय की जब वो एक बड़ी कौम के मुख्यमंत्री को रिप्लेस करके इस गद्दी पे बैठे थे, जी, तो मैं मानता हूँ कि ये व्यक्तित्व उनका जो था उसको ये क्रेडिट देनी चाहिए। जी, और मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमांड ने भी ये सोच के इनको इसकी कमांड सौंपी होगी, हुँ, बागडोर सौंपी होगी, जी, जिसमें वो शतशः शत प्रतिशत खरे उतरे। जी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ज़रूर मेरे मन में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विचारधारा को पिछले कुछ सालों में काफ़ी बदली है। अब अलग विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे बढ़ते हैं और ऐसे में एक सटीक विचारधारा के साथ आगे बढ़ने वाले विजय रूपाणी जी अब नहीं रहे हैं। कितनी बड़ी खोट है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये रेयर कमोडिटी थे। हुँ, ये आजकल की जो विचारधारा है और मैं तो विपक्ष में भी रहा हूँ और सत्ताधारी पक्ष में 3 दफ़ा कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा जी, हूँ। जी। उस समय ऐसा नहीं था, विपक्ष पक्ष वो होता था, गृह हुँ, में चर्चा के समय होता था। जी। कोई प्रश्न की रजूआत के समय लोग उग्र भी हो जाते थे। हुँ, मगर उसके बाहर जब आप कैंटीन में एक-दूसरों को साथ उनको बात करते देखते, काफ़ी सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहता था हुँ, एक-दूसरे हुँ। के साथ।
भारतीय जनता पार्टी का ऑफ लेट लास्ट कुछ सालों में ये जो व्यक्तित्व का पहलू है वो बदला है। उनके कार्यकर भी ऐसा सोच के चलते हैं कि हम तो राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और उनका वर्ताव में भी वो दिखता है स्पष्ट कि एक तरह का गुरूर और एक तरह की जो हम अपेक्षा न रखे सत्ताधारी पक्ष के नुमाइंदों से जी वो आप उनमें देखते हैं। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि सत्ता एक ऐसी चीज है, ये समय भी बदल जाएगा। ये कभी एक कॉमन एक समय था कांग्रेस करीब इतनी सीटें ले आई थी 149 जी 10% सीटें कोई पार्टी के पास नहीं थी ऑफिशियल ऑपोजिशन का स्टेटस पाने के लिए जी। वहां से बढ़ के और जिसकी लोकसभा में सिर्फ 2 ही सीट चुन के आई थी भारतीय जनता पार्टी आज कई दशक से मैं मानता हूँ कि सत्ता की बागडोर संभाल रही है जी। तो ये समय बीत रहा है। वो समय मैं कोई उनके लिए बुरा नहीं चाहता। मैं वो पार्टी में 32 साल गुजारे हैं। मैं किसी के लिए बुरा चाहने वाला इंसान नहीं हूँ और न मैंने इस नजरिए से पार्टी छोड़ी तब भी देखा है। तभी भी मैंने कहा था कि उस समय मैं पार्टी में जुड़ा, पार्टी ने जो काम दिया वो किया और आज मैं छोड़ रहा हूँ। मेरी सद्भावना है उनके साथ, बस यही शब्द थे मेरे। आज भी यही शब्द है मेरे। ये दुश्मनी की जो भावनाएं ऑफ लेट जो खड़ी हुई है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना, हावी हो जाना, किसी के साथ दरूर से बात करना, ये ठीक नहीं है क्योंकि समय तो बदलता रहता है। सत्ता और लक्ष्मी किसी के पास टिक के रहती नहीं है जी। तो एक कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि गीता का उपदेश एक ही वाक्य में अगर देना है तो एक ही वाक्य है, लिख के रखो, ये समय भी बदल जाएगा जी। बिल्कुल, ये समय भी बीत जाएगा जी। तो ये समय भी बीत जाएगा और खैर ये वाला समय काफ़ी मुश्किल हुआ कि इतने सारे लोग मर गए और उसी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को भी हमने गंवा दिया और आज उनकी यादों को, उनकी बातों को, उनकी कार्यशैली को डॉक्टर जयनारायण व्यास ने हमारे साथ साझा किया है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को हमेशा वीएनएम टीवी देखते रहना चाहिए। मैं हमेशा रोज़ इसलिए कहती हूँ कि यहाँ हम उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं जो आपको देखने में, जानने में, सुनने में अच्छी लगेगी। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।